नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नू पॉपुलर में। आज हम इसमें MHD 2 आधुनिक हिंदी काव्य यूनिट 2 मैथिली शरण गुप्त के काव्य की कुछ विशेष टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मैथिली शरण गुप्त के काव्य के मूल स्वर, राष्ट्रीय नवजागरण, किसान जीवन, नारी भावना, ये सारे टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आप एमए में बहुत ही अच्छा नंबर उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। राष्ट्रीय नवजागरण। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार थे। भारतेंदु युग में रीतिवादी साहित्य की परंपरा और रूढ़िवादिता से मुक्त होने का जो आंदोलन आरंभ हुआ था, वो अगले युग द्विवेदी युग में और अधिक सक्रिय तथा सशक्त हुआ। इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके परम प्रिय शिष्य मैथिली शरण गुप्त को जाता है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि द्वारा सामाजिक सुधार तथा स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलन का प्रभाव साहित्यकारों पर भी पड़ा। इन बदली हुई परिस्थितियों में काव्य के विषय, काव्य की भाषा और काव्य शैली सभी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसी परिवर्तन को राष्ट्रीय नवजागरण कहा जाता है। तो ये राष्ट्रीय नवजागरण हो गया। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड निकालने पर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती में प्रकाशित जनतांत्रिक विचारधारा वाले लेखों तथा निबंधों ने इस नवजागरण को लाने के लिए लेखकों, कवियों, नाटककारों को प्रेरणा दी। तो मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं द्वारा इस पावन यज्ञ में आहुति का कार्य किया। मैथिली शरण गुप्त का बहुत ही बड़ा योगदान था। द्विवेदी युग में भारतेंदु युग की तुलना में राष्ट्रीय जागरण का स्वर विकसित, अधिक तीव्र, अधिक उग्र और आक्रामक रूप में दिखाई पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती नवजागरण की लहर उत्पन्न करने वाली सशक्त रचना है। इस रचना के 3 खंड हैं: अतीत खंड, वर्तमान खंड तथा भविष्य खंड। अतीत का वर्णन करके देशवासियों को अपने स्वर्णिम अतीत के गौरव का, प्राचीन गरिमा मंडित संस्कृति का बोध कराकर उनमें आत्मविश्वास, स्वावलंबन की भावना, आत्मसम्मान जीने की भावना, भारत भारती में अतीत की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, दार्शनिकता, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल और इन सब के द्वारा प्राप्त गौरव महिमा का इतिहास द्वारा पुष्ट यथार्थ चित्रण है। कवि को विश्वास है कि वर्तमान दुरावस्था से पीड़ित, निराश, हताश और अकर्मण्य जनता में नए प्राण, नई स्फूर्ति पैदा करने तथा कर्मठता, पुरुषार्थ की भावना लाने का एक उपाय है। उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन का भाव जगाना और अतीत का गौरव गान करके यह किया जा सकता है। अपने अतीत का गौरवशाली परंपराओं का, पूर्वजों के चारित्रिक उत्कर्ष, दान, परोपकार, न्याय, शौर्य, पराक्रम आदि का चित्रण कर पाठकों, श्रोताओं में आत्मविश्वास पैदा करना, अपने पूर्वजों के समान बनने की प्रेरणा देना, उन्हें अपनी छिपी शक्ति का एहसास कराना, अपनी अस्मिता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना आदि का वर्णन किया है। यानी कि इसमें भारत भारती में ये इन सब चीज़ों के, अपने पूर्वजों का सम्मान, ये सब आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार अतीत खंड केवल प्राचीन भारत के गौरव गान का विवरण ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि सोई हुई जनता को जगाने तथा जड़ता त्याग कर कर्म करने का संदेश भी देता है, ताकि हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें, विश्व के देशों में सम्मान प्राप्त कर सकें, अपना झुका हुआ सिर पुनः उठा सकें, गर्व से सीना तान सकें। ये पंक्तियाँ एकदम सटीक लगती है। ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है: कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। ये उक्त पंक्ति
लिखी गई थी। देश की वर्तमान स्थिति का बेबाक वर्णन उन्होंने भारत भारती के वर्तमान खंड में किया है। गरीबी और अमन, व्यापार, शिक्षा आदि समाज का कोई भी चित्र उनसे छिपा नहीं रहा। 1916 में गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए तो वह गांधी जी से भी बहुत प्रभावित हुए। राष्ट्रीयता की नई चेतना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भावना, गांधी के नैतिक राजनीतिक विचार, सत्य और अहिंसा, चरखा और गांधीवादी के ये सभी आदर्श गुप्त जी ने अपनाए। इस खंड में कवि ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत का अधःपतन दिखाकर अपने उत्कृष्ट पीड़ा और असंतोष व्यक्त नहीं किया, बल्कि पाठकों को झंझोड़ कर उन्हें जगाने का भी प्रयास किया। आपको पता होगा 1916 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तब गुप्त जी ने इससे क्या लिया था, यानी इसी के आदर्श पर चले और यहाँ के अपने काव्य द्वारा यहाँ के लोगों को भारत भारती के द्वारा किया गया। भारत भारती के तीसरे खंड भविष्य खंड में वे देशवासियों को सीधे संबोधित करते हैं। इसका प्रथम शीर्षक ही उद्घोषण है। इसमें देश की वर्तमान दुर्दशा पर शोक प्रकट करने के बाद कवि उन्नति की कामना करते हुए देश के सभी वर्गों, जन समूह, आबला, वृद्ध, नर नारी का आह्वान करते हैं कि वो अपने दुर्व्यसन त्याग दे, क्योंकि अभी जागने का समय है और मरणोत्सन्न जाति के पुनः जीवित करने का समय है। कवि जानते हैं कि निराशहीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। उसे सक्रिय बनाने के लिए निराशा का अंधकार मिटाकर आशा की किरण जगाना आवश्यक है। आशा संजीवनी है और सौभाग्य से मानव मन ऐसा बनाया गया है कि वह घोर संकट के क्षणों में भी आशा नहीं छोड़ता है। कवि भारत भारती के तीसरे खंड में ये सारे उपदेश देते हैं, ये सारे बात हम लोगों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भारत भारती से काव्य भावना की जो आधार भूमि कवि की बनी, आने वाली सभी रचनाओं की दिशा यही है, तय हो गई। इसी आधार भूमि पर साकेत, यशोधरा, द्वापर आदि बहुत सी कृतियाँ आई, सफलता, लोकप्रियता और चर्चा का विषय भी बनी। इस प्रकार भारत भारती राष्ट्रीय गौरव का स्मरण दिलाने वाली कृति होने के साथ साथ तत्कालीन भारत के जनमानस में जागरण का शंख फूंकने वाला काव्य है। यानी भारत भारती बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद किसान जीवन के यथार्थ को गुप्त जी ने बिना अतीत का सहारा लिए ठोस सामाजिक भूमिका पर रखकर निर्मित किया है। किसान खंड काव्य के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और किसान के जीवन को वे एक मुख्य प्रश्न बनाकर चिंताओं के केंद्र में लाए। हालांकि इसकी प्रेरणा भी उन्हें 19वीं सदी में ही देश में किसानों की बदतर जीवन स्थिति से ही मिली होगी। जमींदारी प्रथा के चलते किसानों के जीवन की स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि वह खेत मजदूर बनकर भी रोजी रोटी पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए रोजी रोटी की तलाश में उन्हें घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता और अनेकों किसान शर्तबंद कुली बनकर भारत से बाहर फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद आदि द्वीपों पर भेजे जाते थे। यहाँ के किसान के जीवन की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि यहाँ पर जो है किसान लोग मजदूर बनकर खेती कर नहीं पेट भर सकते थे, तो वे लोग बाहर जाते थे। बाहर कहाँ जाते थे? वो लोग फिजी जाते थे, मॉरिशस जाते थे, त्रिनिदाद जाते थे, ये सब सारे द्वीप में जाते थे। इस पर देश में राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों का गांधी जी ने विरोध किया। भारतीय जीवन की आधारभूत आर्थिक नींव खेती ही रही है। अंग्रेजी सत्ता के शोषण के चक्कर चले, जिससे सबसे अधिक नुकसान सामान्य किसानों का ही हुआ। अंग्रेज मनसबदार, बड़े बड़े जमींदार, नवाब, रैयतदार, इन सब के शोषण का शिकार वो किसान ही बना जो अपनी मेहनत से ज़मीन जोत कर 2 जून की रोटी का इंतजाम करता था। गुप्त जी यह जानते थे कि किसानों की ऐसी दशा का कारण अंग्रेजी सरकार की यहाँ से अन्न विदेश में ले जाने की नीति थी। अंग्रेजी के साथ साथ गुप्त जी प्रकृति और मौसम को भी किसानों की ऐसी बदहाली के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन भारतीय किसान विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानता और पूरी कर्मठता और श्रम में लीन रहता है। कवि कहते हैं, बरस रहा है रवि अनल भूतल, तवा सा जल रहा है, चल रहा सन सन, पवन तन से पसीना बह रहा। देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे,
किस लोभ से इस अर्ची में वे निज शरीर जला करे। भारत भारती के अलावा किसानों के जीवन पर केंद्रित किसान खंड काव्य गुप्त जी की ऐसी रचना है जो इतिहास पुराण का सहारा नहीं लेती, बल्कि सीधे सीधे किसानों के सामाजिक यथार्थ को हूबहू हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसमें विस्तार से गुप्त जी ने किसान जीवन की दुर्दशा को संवेदनात्मक रूप में व्यक्त किया है। तो ये थे किसान के बारे में, किसान का जीवन कैसा था। संक्षेप में अगर कहें तो राष्ट्रीय आंदोलन में नवजागरण के जो भी प्रश्न उठते रहे, देशभक्ति का प्रश्न, सभी भाषा भाषी संप्रदाय जाति संस्कृतियों में एकता का प्रश्न, स्त्री शिक्षा का प्रश्न आदि सभी प्रश्नों को गुप्त जी ने अपनी रचना का विषय बनाया और उग्र एवं आक्रामक ढंग से सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हुए उनमें सुधार की इच्छा व्यक्त की है। सरल सहज गद्यमी एक अथरीय भाषा में लिखने के कारण उनकी रचनाएं लोकप्रिय भी खूब हुई। राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को अपनी रचना में उठाने के कारण गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। अब बताए नारी भावना। राष्ट्रीय नवजागरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न समाज की नारी की स्थिति पर पुनर्विचार करने का भी सामने आया। समाज सुधार के लिए 19वीं सदी में जो आंदोलन चलाए गए उनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज प्रमुख थे। इन आंदोलनों और राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने स्त्री की सामाजिक परिस्थिति का डटकर विरोध किया। व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना में नारी स्वतंत्रता की भावना को भी बदल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में नारी भी पुरुष के समकक्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है, इस भावना को बल मिला। तो आगे नारी के बारे में बदले हुए इस विचारों का मैथिली शरण गुप्त पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। साकेत, यशोधरा जैसे उनके काव्य ग्रंथ उनकी नारी भावना को विस्तार से व्याख्यायित करते हैं। मैथिली शरण गुप्त नारी जीवन के प्रति सहानुभूति रखने वाले कवि हैं, लेकिन उनके सभी नारी पात्र समाज के एक विशेष वर्ग से आए हैं। उनकी लगभग नारी पात्र ऐसे हैं जिनके पति किसी कार्य के उद्देश्य से उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए सभी उपेक्षिता हैं। नारी चित्रण के माध्यम से इनके दुख, दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज में नारी की स्थिति बदलना चाहते हैं। यानी इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत और यशोधरा नामक काव्य में ये सब बातें कही है कि गुप्त जी के स्मरणीय नारी पात्र साकेत यशोधरा में देखिए क्या कहा है। आदि प्रबंध काव्य में है राम कथा पर आधारित साकेत को गुप्त जी ने यथासंभव राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साकेत का केंद्र बिंदु उर्मिला है। उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी, जो मूल राम कथाओं में एक उपेक्षित पात्र की तरह ही चित्रित हुई है। उर्मिला की व्यथा, विरह वेदना, त्याग और व्यक्तित्व की दृढ़ता ने प्रभावित किया है। उर्मिला के इन अछूते व्यक्तित्व के पक्षों को उन्होंने आधुनिक संदर्भ में उद्घाटित किया है। यानी उर्मिला भी लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास जाने के बाद अकेली थी। साकेत में उर्मिला के चरित्र को गुप्त जी ने स्वाभिमानी, जागृता, शक्ति रूपा वीरांगना के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया है, जो सैनिकों में मातृभूमि के प्रति मर मिटने का हौसला पैदा करने की प्रेरणा देती है। सीता हरण और शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण की मूर्छा के प्रसंग को जब हनुमान सुनाते हैं, तब साकेत के सभी निवासी रावण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं और सीता को कारागार से मुक्त करके शत्रुघ्न प्रजा को रावण की लंका लूटने का आदेश देते हैं। तब उर्मिला माथे पर सिंदूर लगा, हाथ में माला लेकर दुर्गा का वेश धारण करके गुजरती हुई उसके सामने आ खड़ी होती है और तेजस्वी वाणी में घोषणा करती है, नहीं नहीं, पापी का सोना यहाँ ना लाना, भले सिंधु में वहीं डुबोना। इसीलिए बजरंगबली ने सिंधु में डुबा दिया था उसको। उर्मिला के अतिरिक्त साकेत में सुमित्रा, मंथरा, कैकेयी, सीता, कौशल्या आदि जितने भी नारी चरित्र हैं, उनके व्यक्तित्व में गुप्त जी ने युगानुकूल कई उद्भावनाएं की है। साकेत में यदि केंद्रीय चरित्र उर्मिला और उसकी विरह वेदना का चित्रण हुआ है, तो यशोधरा में गुप्त जी ने गौतम बुद्ध, राहुल तथा यशोधरा की कथा को आधार बनाकर यशोधरा को जीवंत किया है। यशोधरा पर तत्कालीन नारी जागरण का प्रभाव और भी ज़्यादा मुखर रूप से दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय आंदोलन में हजारों स्त्री पुरुष घर बार का मोह छोड़कर कूद पड़े थे। व्यक्तिगत सुख दुख को उन्होंने भुला दिया था। यानी साकेत में उर्मिला की कहानी कही गई है।
ये बात कहा गया उसमें कि इसी प्रकार सत्य की खोज में गौतम बुद्ध पत्नी बच्चे को रात में सोते छोड़कर अचानक एक दिन घर से निकल गए थे। ऐसी स्थिति में गुप्त जी की यशोधरा पर इसका जो असर हुआ उसे इस प्रकार व्यक्त करती है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पत बाधा ही पाते। यह बात वह नारी ही कह सकती है जो जागरूक हो, जिसे अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास हो और जो सिद्धि के महत्व को समझती हो। यशोधरा से के विरहिणी व्यक्तित्व में उनका मातृत्व भी जुड़ा हुआ है, इसलिए गुप्त जी ने उसके मातृत्व रूप को, पुत्र वधू के रूप को उसकी विरहिणी व्यक्तित्व के साथ साथ विकसित किया है। यशोधरा, उर्मिला आदि जितने भी गुप्त जी के नारी पात्र हैं वे विरही होकर भी मध्यकालीन वीरानियों की तरह से दिन दुनिया भुलाकर जाड़ जाड़ आंसू नहीं बहाते, बल्कि विरह का दुख उन्हें भ्रमित करके जगत के दुखों के प्रति संवेदनशील बनाता है और कर्मठ बनकर जनता के साथ दाम्पत्य स्थापित करने की कोशिश करता है। स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्श मूर्ति वह है जहां वह पत्नी, प्रेमिका, माँ, बहन के रूप के साथ साथ श्रमशील, आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्वामित्व की स्वामिनी है। इसलिए गुप्त जी की सीता का कहना है, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। निश्चित रूप से गुप्त जी की नारी चेतना पारंपरिक नहीं है। नारी को वे शिक्षिका, आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी देखना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ही इस तरह के टॉपिक हम इग्नू से रिलेटेड लाते रहेंगे। कृपया आप लोग हमें